चलो, इस टॉपिक में अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पड़ा रहता है तो उस पर फोर्स जीरो होता है और उस पर टॉर्क लगता है P क्रॉस E। ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये डाइपोल जैसे हमने एक रख दिया थीटा एंगल पे, तो दो चीजें पढ़ा, बेसिकली तीन चीजें पढ़ा। एक तो पढ़ा कि फोर्स जीरो होता है डाइपोल पे, टॉर्क होता है P क्रॉस E या PE साइन थीटा। और साथ में पढ़ा कि ये अगर SHM करेगा, छोड़ दिया जाए तो SHM करता है, और SHM करेगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई PE। अभी स्क्रीन पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है न्यूमेरिकल सिर्फ इन फॉर्मूलों से ही आता है। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछता है, कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। अब आते हैं हम लोग आगे कि जब एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होता है PE, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का क्या फॉर्मूला होता है। तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -P डॉट E। ठीक है, एक तो माइनस है, ऊपर से P डॉट E का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, और ये हो गया आपका P E कॉस थीटा। ठीक है, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में -PE कॉस थीटा होता है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आएगा। जैसे अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तब डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -PE कॉस 0 1 होता है। थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी -PE कॉस 90 होगा। कॉस 90 जीरो होता है ना, जीरो हो जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पे आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो टॉर्क PE साइन थीटा होता है, याद रखना है, और पोटेंशियल एनर्जी -PE कॉस थीटा होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट से आता है P क्रॉस E से, और ये डॉट प्रोडक्ट से आता है, उससे याद रहेगा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, पहले नोट कर लो। अब हम लोग सिंपल सिंपल सवाल कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसमें ऐसे एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, डाइपोल P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। बताओ डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सॉल्व करो, निकालो। बहुत आसान है, एक लाइन में बता दोगे। टॉर्क होता है PE साइन थीटा, तो PE साइन 60, साइन 60 याद होना चाहिए, तो √3/2 PE। ये हो गया टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी था -P डॉट E, तो ये हो जाएगा PE cos 60। तो cos 60 हाफ होता है, तो -PE/2। मुझे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, फिर से डाइपोल लिया, इस बार डाइपोल ऐसे रखा है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल ऐसे है, और इधर से एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। सवाल वही है कि इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। चलो ट्राई करके बताओ तो। इसमें एंगल जो लेंगे, पिछले बार भी बताया था, एंगल इधर से लेते हैं तो ये एंगल असल में 135 डिग्री है। ठीक है, तो टॉर्क हो जाता है PE साइन थीटा, तो ये हो जाएगा PE साइन 135 डिग्री। साइन 135 कितना होता है जी, साइन 45 की तरह होता है, तो ये हो जाएगा PE/√2, और ये हो जाएगा -PE cos 135।
यू जो होता है यही होता है माइनस पी कॉस थीटा, और कॉस 135 कॉस 45 के बराबर होता है, लेकिन माइनस होता है, -1/√2 होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PE/√2। टॉर्क भी तो माइनस ही होगा ना सर? नहीं, प्लस होगा ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। सर यहाँ पे यू क्या? यस। यू का मतलब क्या होता है तुम भी सोचो, यहाँ भी यू है, क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। ओके सर। अब ये मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ई है, एक डाइपोल है जो इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, ये डाइपोल पी है। लिखा है कि डाइपोल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, डाइपोल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ से छोड़ देने पर ये ऐसे नहीं टिकेगा, इस पे टॉर्क लग रहा है ना P क्रॉस E, तो ये इस तरीके से ऐसे घूमना शुरू करेगा, ऐसे घूमना शुरू करेगा। थोड़ी देर के बाद ये E के पैरेलल होगा और उसके बाद ये नीचे निकल जाएगा। तो जब ये नीचे निकल जाता है, देखो डाइपोल इधर आ जाता है जब, तब इस पे जो टॉर्क लगता है ना, अभी जैसे टॉर्क इस पे ऐसे लग रहा है क्लॉकवाइज, अब P क्रॉस E करोगे, हाथ घुमाओ राइट हैंड थंब रूल से, तो अब P क्रॉस E ऐसे हो जाएगा। तो जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो टॉर्क अपोजिट हो जाता है और इसको स्लो करने लगता है। स्लो करते करते फिर ये क्या करेगा, रुक जाएगा, स्टॉप। रुकने के बाद ये फिर अपोजिट पीछे की तरफ आएगा और फिर से ये फास्ट होने लगेगा, और फिर से पैरेलल होकर के वापस उधर ही भाग जाएगा जिधर से आया था। तो बेसिकली ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इस कहानी में ये पूछा गया है कि अगर डाइपोल को छोड़ दिया जाए वहां से रेस्ट पे, तो ऑफ कोर्स ये भागेगा। तो फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल, छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो, छोड़ देने के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इस तरह से होगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। रीजन क्या है, क्योंकि उस समय तक टॉर्क इसको फास्ट करता है, और उसके बाद जब ये पार कर जाता है उसके बाद टॉर्क अपोजिट होकर इसको स्लो डाउन करने लगता है। तो व्हेन द डाइपोल विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एट दैट मोमेंट थीटा इक्वल टू 0, उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। निकाले कैसे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल इसका 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पे था, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस PE cos 90, के फाइनल हम लोग के फाइनल ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ का के फाइनल निकालना है जब ये पिंक वाले पोजीशन में आ गया, और वहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस PE cos 0, ठीक है। cos 0 आपका 1 होता है और cos 90 0 होता है। सॉल्व कर दोगे तो ये के फाइनल आ जाएगा cos 0 1, PE उधर चला जाएगा, PE के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल when it crosses its mean position। नोट करो। अब आते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ ए डाइपोल पढ़ेंगे, इसमें सवाल आता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम इसमें 3 केस लेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है, ठीक है।
डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ऐसे ऐसे केस में देखना है कि क्या डाइपोल इक्विलिब्रियम में रहता है कि नहीं रहता है। तो पहले देख लो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री जब हो ही गया तो फोर्स तो ऐसे भी डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 0 होता है। इस केस में टॉर्क भी 0 हो जाएगा, पी ई साइन 0, ठीक है ना। तो पी ई साइन 0 0 होगा, ठीक है। क्या हो जाता है जी रवि रोशन, बीच बीच में माइक ऑन करके तुम बैठ जाते हो, बोलते कुछ हो नहीं। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0, दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई। तो फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो है। बट इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम है, माइनस पीई से कम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, cos 0 1 हो गया। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और फोर्स 0 हो तो उस तरह का इक्विलिब्रियम जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर हम वही थीटा इक्वल टू पाई ले ले, पाई लेने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लीजिए इधर की तरफ है, लेकिन आपका जो डाइपोल है वो अपोजिट है। डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे रखा हुआ है, तो ये P हो गया और ये E हो गया। इन दिस केस आपसे पूछा जाए तो फोर्स तो अभी भी 0 है, डाइपोल पे हमेशा फोर्स 0 ही होता है क्योंकि एक पर आगे लगता है एक पे पीछे लगता है। टॉर्क हो जाएगा आपका इसमें भी 0 क्योंकि पीई साइन 180, पीई साइन थीटा होता है, तो ये भी 0 हो गया क्योंकि साइन पाई 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पीई कॉस पाई, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 और ये माइनस मिलके पीई आ जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि यहाँ पे देखो माइनस पी आया था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम कैसे पता चल गया भाई, कॉस पाई -1 से छोटा तो हो नहीं सकता है, तो जैसे ही -1 रखा ये आ गया पीई, प्लस पीई से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, साथ में फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम जो होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जबकि ये आपका क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब कहोगे तो इससे क्या हो गया, क्या सीख लिया, इससे ये सीख लिए कि अगर इस डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करोगे, मतलब आप 10 डिग्री 20 डिग्री इसको अगर घुमा के ऐसे छोड़ दोगे तो ये बुरा नहीं मानेगा, ये वापस आ जाएगा यहीं पर 0 डिग्री पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डाइपोल को जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया ना ऐसे, तो ये घूम के 180 की तरफ नहीं आएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये टॉर्क की वजह से घूम करके ऐसे हो जाएगा, पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा ये हमेशा। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा था कि जैसे गड्ढा में अगर कोई बॉल रख दोगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ बॉल को अगल बगल ले जाओगे तो लुढ़क के यहीं आ जाएगा, और अगर यही कटोरा उल्टा कर दो और इसके ऊपर बॉल को अगर टिका दो तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है यहाँ पे क्योंकि बॉल पे फोर्स टोटल 0 है, लेकिन अगर बॉल को हमने लेफ्ट या राइट जरा सा भी डिस्टर्ब किया तो ये यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ रहना नहीं चाहता है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल कहते हैं। तो ये जो पाई वाला है ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो क्वेश्चन में पूछता भी है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कितने एंगल पे होता है, तो 180 डिग्री पर। स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने पे होता है, 0 डिग्री पर होता है। नोट करो। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड वर्क डन इन rotating
सर थर्ड इक्विलिब्रियम का केस बोलो बोलो। सर थर्ड इक्विलिब्रियम का केस थर्ड जो था वो 90 डिग्री पे होता है, वहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आता है, इसीलिए उसको छोड़ दिया मैंने। 90 डिग्री जो होता है ना, इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है ना कि टॉर्क ही जीरो नहीं होता है, तो टॉर्क लगने की वजह से दिस इज नॉट ए इक्विलिब्रियम। तो दो ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कोई पोजीशन नहीं मिलता। फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अर्थात अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो इसमें एक डाइपोल है जो कि अभी फिलहाल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब ऐसे है, ऐसे है। और इस डाइपोल को आपको क्या करना है कि ऐसे ऐसे घुमा करके इस पोजीशन में ले आना है, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब 180 डिग्री पे। तो इस पोजीशन में आने के लिए कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर से देखो, डाइपोल आपका इस तरह है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, और हम चाहते हैं कि ये डाइपोल जो है वो कहाँ गया, ये डाइपोल ऐसे है, हम चाहते हैं कि 0 डिग्री से ये घूम करके ऐसे आप ऐसे घुमा के इसको ऐसे कर दें, ठीक है ना। तो ऐसे करने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप तो ये होगा नहीं। तो इसमें डाइपोल का मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन ऐसे है, और फिर फाइनल पोजीशन उसका कैसे हो जाएगा, फाइनल पोजीशन ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस में आपको वर्क कितना करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। 2p हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। अब यू फाइनल आपका होगा जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आया, उस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी ई कॉस 180, मतलब कॉस पाई। और इनिशियल होता है कितना था, 0 पे ना, तो पी ई कॉस 0 होता है, लेकिन माइनस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस पाई -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो पी ई प्लस पी ई मिला के कितना हो जाएगा 2 पी। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आप इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले आ पाओगे। अपने से तो नहीं आना चाहेगा ये कभी भी। अनस्टेबल से डिस्टर्ब करोगे तो स्टेबल में भाग के खुद आ जाएगा, लेकिन स्टेबल से अनस्टेबल ये नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया कि एक बॉडी को आप इंक्लाइन पे ऊपर ले जाना चाहते हैं, अपने से ऊपर तो जाएगा नहीं, ढकेल के ले जाना होगा। उसी तरह आपको इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करवाना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में सिंपल सा रूल है, जब भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का पूछे तो जिस बॉडी के ऊपर वर्क डन कर हो रहा है उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। वही अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो वो हो जाता माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो इसका उल्टा हो जाता -2pe होता है। सेम होता है बट माइनस होता है, ठीक। अब आइए, ये नोट हो गया। यस सर। यस सर। एक बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल देखते हैं, ये सब भी कोई खास नहीं है, भी बोर्ड में आ सकता है। देखो, हाँ, 10⁻⁻⁸ देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये 60, अरे कोई बात नहीं, 10⁻⁻8 और यहाँ पर ये 60 डिग्री है, 600 डिग्री नहीं है। कितना होगा ये पूछ रहा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है।
बोर्ड वगैरह के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पहले, तो भी निकालना है। ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब ये जो दिया है ना, ये डाइपोल मोमेंट है 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मतलब r 3 मीटर है, ऑन ए लाइन मेकिंग 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसका मतलब थीटा आपका 60 डिग्री है डाइपोल से। सारा डाटा दे दिया है, बस बैठ के आटा गूंथना है इसमें। फॉर्मूला लगाओ, अब भी का फॉर्मूला याद होगा तब ना। क्या होता है? KP cos theta by r square। KP cos थीटा बाय r स्क्वायर होता है। हाँ, थीटा है आपका 60 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो ना, इसमें सब चीज लाइन से एकदम सजा के दिया है। k का वैल्यू जो होगा वो 9 × 10⁻9 होता है, नहीं होता है ना? तो ये हो गया 9 × 10⁻9। p की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻�8। अब cos 60 10 हाफ वोल्ट। होता है 2, और r हो गया 3 का स्क्वायर 9। कितना अच्छा डाटा दिया है, देखो 9 9 2 2 कट गया, और यहाँ से आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, निट में भी आते हैं, बोर्ड में भी इसी तरह का अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो देगा। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और होमवर्क में डाइपोल वाला एक्सरसाइज 1 मिनट देखो। सेक्शन H है डाइपोल, ये पूरा अटेम्प्ट करके कल आना। कल इसके फिर बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ जी।